Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. Welcome to this meetup session of MSA2. MSA2 के हवाले से एक छोटा सा सेशन रखा गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इसको पहले अटेम्प्ट कर लिया बट दे कुड नॉट क्लियर, और वो स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली जो इसकी क्लासेस लेना चाह रहे हैं और आगे इसको ओवरऑल लेवल पे कंडक्ट करना चाह रहे हैं। सेशन को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये एक बातचीत का सेशन होगा। क्लासेस हमारी इंशाल्लाह ताला कमिंग वीकेंड से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसके लिए एक सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकर या इस तरह का एक सेशन मैंने रखने का सोचा जिसमें हम पेपर के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, लोग कहाँ पर गलतियां करते हैं, किधर इश्यूज आते हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो बात कर लें। इंटरैक्टिव रखोगे, पार्टिसिपेट करते रहोगे, दोनों तरफ से जो है वो जवाबात आते रहेंगे, तो एक इंटरैक्टिव सेशन होगा और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वरना अगर आप देखें तो आज के ज़माने में ना पढ़ने का शौक आपको है, ना पढ़ने लिखने का शौक हमें बचा हुआ है। सो बहरहाल ऑब्वियसली बोर्डम ना क्रिएट करते हुए और किसी किस्म की मोनोटोनस चीज़ ना क्रिएट करते वक्त बातचीत करेंगे। आप चैट ऑप्शन के थ्रू मुझे जो है आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को माइक का भी एक्सेस दे देता हूँ। अगर किसी ने सवाल पूछना है तो वो माइक को इस्तेमाल करके भी जो है वो पूछ सकता है बेसिकली, ठीक है। ऑल राइट, सो ये हमारा शॉर्ट वो हो गया। Sir, this is my first attempt of MSA2. I took your YouTube introductory class. Should I take this class or skip? नहीं, you should take this class. इसके अंदर पेपर को करने का तरीका है, कार, गलतियां, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। So you should take it. इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी एलियनेटेड बात नहीं होगी कि वो आपको समझ में ना आए। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कितने लोग आप लोगों में से मेरी आईडी को अगर आप यहाँ पे रिमूव कर दें तो 20 स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट ओवर हियर इन दिस क्लास। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट दे दिए MSA2 की? खुदा ना खास्ता 2 अटेम्प्ट, लेकिन एक अटेम्प्ट दे दिए। चले, मोहसिन इदरीस, आई रिमेंबर योर नेम, बिल्कुल मुझे याद है। और कौन है जी? रुबास, तुमने भी दी होगी एक अटेम्प्ट। नौशाद ने भी, नौशाद की फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। रुबास 1 अटेम्प्ट डन। इब्तिसाम फर्स्ट अटेम्प्ट। और भाई भावेश, फात कुरैशी, फ़खर, हसीब, हाशिम, हुनैन, इब्तिसाम, ठीक है। हाशिम कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। सरमद अली फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेसिकली बिलोंगिंग टू फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज MSA2? और जो लोग दे चुके हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ, व्हाट इज MSA2? किस तरह देखते हैं आप इस पेपर को? इज इट BFD प्लस BMS जिसका नाम अब SPM हो चुका है? कंबाइन करके पेपर है। सबसे बड़ी गलती यही है कि ये BMS और BFD को कंबाइन करके पेपर बना हुआ है। हम BMS रिवाइज करेंगे, हम BFD रिवाइज करेंगे, ये पेपर हमारा हो जाएगा। एग्जामिनर हमें थोड़ा पोर्शन इसका पूछेगा, थोड़ा पोर्शन इसका पूछेगा, और हम जो है वो 6 पेपर को क्लियर कर लेंगे। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये कॉम्बिनेशन है। इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन, पहली बात। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और क्या और आप लोगों का क्या जहन है? कितने लोग हैं जो इस बात के हक में है कि भाई MSA2 लिखे बगैर, देख के, आंसर्स को देख के, समझ के, पढ़ के भी जो है वो क्लियर किया जा सकता है? मेरे भाई ने ये अटेम्प्ट किया था, एक अटेम्प्ट बेचारे की लुढ़क गई। MSA2 रिक्वायर टाइम मैनेजमेंट। रुबास का कमेंट आया, सर मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का पेपर है, इसमें चीज़ों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट हैं भाई लोगों के? किस तरह इस पेपर को लेके चलना चाहिए? एनीवन? यस, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इशू। जबरदस्त। अच्छा, इसमें कोई इफराक व तफरीक नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, सेकंड अटेम्प्ट वाले, आप दोनों आंसर कर सकते हैं। और कोई इसके अंदर एज जो है आप लोगों को बात कोई एलियनेटेड इंशाल्लाह महसूस नहीं होगी। नौशाद, लेंदी पेपर है सर, MSA2 रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेरियो इन लिंकिंग। भावेश, एक्सीलेंट, जबरदस्त कमेंट आया। और भाई और क्या पता है इस पेपर के बारे में? सर 100 नंबर का है। वाह यार, क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपने, जबरदस्त। और कोई? वे मोर डिफिकल्ट देन MSA1, दिस वाज माय इंप्रेशन अपॉन सर पे। MSA1 से बहुत डिफिकल्ट है। चलो ये भी एड्रेस करते हैं। BA पोर्शन ने स्पेशली बहुत इशू क्रिएट किया मेरे लिए। अजीब सा पेपर है ये, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया लड़के ने। नौशाद ने कहा सर आप क्या इधर उधर की इंग्लिश बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब सा पेपर है, ना समझ में आने वाला पेपर है। हाँ भाई, और कोई कमेंट? एनीवन? मैं स्पेसिफिक लिंक नहीं कर पा रहा था BM को। चले, स्पेसिफिकली आप लिंक नहीं कर पा रहे थे BM को, जबरदस्त। मोहसिन काफी मतलब इसने एक्सपीरियंस किया है, लगता है बहुत मेहनत की थी। रिवाइज द एंटायर BFD एंड BMS सिलेबस एंड परफॉर्म प्रैक्टिस। पता नहीं कैसे पास होगा। नहीं नहीं यार, इंशाल्लाह ताला जरूर पास होगा। मेरा छोटा भाई भी काफी परेशान था कि यार ये पेपर किस तरह से निकलेगा। उसने पहली अटेम्प्ट में इस पेपर के लिए टैक्स को छोड़ दिया। ही वॉज अटेम्प्टिंग 3 पेपर्स बेसिकली। ऑडिट दे रहा था, MSA2 दे रहा था और टैक्स दे रहा था।
टैक्सेस ने उस वक्त ड्रॉप कर दिया कि यार MSA2 मैनेज नहीं हो पा रहा और जो है वो MSA2 और उस पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि सर वो BMBFD रिसेंटली पढ़ा था, तो कोशिश थी कि यार MSA2 इंशाल्लाह ताला करके निकाल लूं। लेकिन बहरहाल वो ऑडिट का पेपर था साथ और MSA2 था, उसने टैक्स ड्रॉप किया, लेकिन MSA2 में वो बात नहीं आ पाई, नहीं निकल पाया उस अटेम्प्ट में, मेरे अपने घर की एग्जाम्पल है। और फिर उसके बाद जो है वो इस अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ और चीज़ों के साथ किया, तो अल्लाह का शुक्र इस अटेम्प्ट में निकल गया, MSA1 MSA2 दोनों निकल गए अलॉन्ग विद टैक्स। लैक ऑफ प्रैक्टिस भी था आई थिंक मेरा, लोग ICW के बहुत क्वेश्चंस करते हैं। आई अंडरस्टैंड द सिनेरियो बट इशू इज व्हेन आई बिगिन टू राइट आई डोंट पुट ऑल व्हाट इज इन माय माइंड। एक्सीलेंट यार, जबरदस्त जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। हाँ भाई, एनीवन एल्स, और कोई कुछ बताना चाहेगा? और कोई कुछ बताना चाहेगा? चले, ठीक हो गया भाई, बड़े अच्छे कमेंट्स आप लोगों की तरफ से आ गए। एक MSA2 का आउटलुक मुझे समझ आ गया कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से क्या है। अब हम फॉर्मली अपनी बात को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और अपने इंट्रोडक्शन में एक आध कुछ नई चीज़ें जो आप लोगों को मुझे बतानी है, और फिर उसके बाद जो है वो हम जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ, मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से जब से ये इंस्टीट्यूट बना है तब से एफिलिएटेड हूँ। आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं IQ के प्लेटफॉर्म से 3 सब्जेक्ट्स कंडक्ट करता हूँ फाइनल के। एक BFD विच आई कंडक्ट 100%, एक BMS जो अब SPM हो चुका है, स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दैट आई कंडक्ट 100%, एंड देन MSA2। यानी इस पेपर को क्लियर करने के लिए जो 2 रिक्विजिट पेपर्स आप क्लियर करके आए हैं, दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इंस्टीट्यूट से जो है वो कंडक्ट करता हूँ। तो MSA2 के लिए एक बड़ा अच्छा ब्लेंड और वो सब बना हुआ होता है कि मतलब मेरे पास ये नहीं होगा कि कैलकुलेशन का 30 नंबर का पार्ट कोई और पढ़ाएगा और 60-70 नंबर का BM जो है वो कोई और पढ़ाएगा, लिंक करके चीजों को हम एक साथ लेके चलेंगे। इसके अलावा फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोफेशन, आई रन एन एडवाइजरी कंपनी बाय द नेम ऑफ वेल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं स्टॉक्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है वो प्रोवाइड करता हूँ। आई एम लाइसेंस होल्डर फ्रॉम SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली हमारी कंपनी को उसका लाइसेंस मिला हुआ है। तो बिजनेस मॉडल्स को पढ़ना, कंपनीज को एनालाइज करना और अपनी क्लाइंट को एडवाइस करना कि आपको ये स्टॉक परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा डे इन डे आउट का काम है। आई एजुकेट पीपल एंड एडवाइस पीपल इन बोथ परस्पेक्टिव। तो MSA2 के लिए जो मेरा डे इन डे आउट का काम है, जो चीज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल्स, स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट का सोचने का तरीका कार, ग्रोथ। क्योंकि देखें, हम कभी भी हिस्टोरिक रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, हमेशा फ्यूचर परस्पेक्टिव में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कि ये आगे क्या करने वाली है। सो उस फ्रंट पे जो है वो बेसिकली थोड़ी सी एक्सपर्टीज लेवल मेरी वहां पे जो है डेवलप होना शुरू हो गई है। और मैं कोई बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं, लेकिन बस शुरू हो गई है। एट द सेम टाइम आई वाज एसोसिएटेड विद यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। उससे पहले मैंने KPMG सऊदी अरेबिया में भी काम किया, और एट द सेम टाइम जो है वो फर्ग्यूसन में भी तकरीबन 5-5.5 साल काम किया। सो ये 7-8 साल एक्सपीरियंस की जर्नी, आज अल्लाह का शुक्र मुझे अपने एक एंटरप्रेन्योरल सेटअप में आई एंडेड अप, और वहां पे जो ये काम मैं कर रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ, दैट्स कम्प्लीटली सिंक्ड। सो BFD और SPM ये दोनों पढ़ाने की वजह से मुझे MSA2 का पूरा बैकग्राउंड पता है कि यार वो क्या चीज़ किस तरह से कब पूछता है, और उसको बेसिक लेवल पे मैं दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता भी हूँ। एट द सेम टाइम जो कैफ पे एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, कैफ 6 MFA, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, वो बिल्कुल MSA2 का मिनी वर्जन है। मतलब आप देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप देखें ना तो 2 चीजें, एक है एट द सेम टाइम बिजनेस मैनेजमेंट, और एक है एट द सेम टाइम बिजनेस फाइनेंस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 एस्पेक्ट्स। सो बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट दोनों कैफ के लेवल पे मेरे पास हैं MFA में, ये भी मैं अल्लाह का शुक्र है कंडक्ट करता हूँ। फिर है BFD में, ये भी मैं अल्लाह का शुक्र है यहाँ कंडक्ट करता हूँ। SPM या पहले जो BMS था, आई ऑल्सो कंडक्ट दैट, और फिर MSA2। यानी मैं पढ़ाता ही ये 2 चीजें हूँ, और फिर एट द सेम टाइम एप्लीकेशन भी इन्हीं 2 चीजों की करता हूँ, काम भी इसी फील्ड में जो है वो मेरा है। और यूनिलीवर के साथ जब एसोसिएटेड रहा तो बिजनेस की काफी अंडरस्टैंडिंग हुई, वहीं से ये आइडिया डेवलप हुआ कि यार अब कुछ अपना करते हैं लेकिन इस फ्रंट पे करते हैं। सो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इन चीजों से बहुत दूर अब मेरा ताल्लुक हो चुका है, और MSA2 पढ़ाते वक्त बहुत ज्यादा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को हम रेफर भी वैसे भी नहीं करते, ठीक है ना। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विच आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ। जहां तक टीचिंग की बात है, अल्लाह का शुक्र, आई बीन टीचिंग सिंस 2010। थोड़ा पीरियड मैंने शुरू में ऑडिटिंग कॉस्टिंग पढ़ाया एक दूसरे इंस्टीट्यूट में, उसके बाद से मैं जो है वो IQ के साथ एफिलिएटेड हूँ। सिंस 2015 मैं CA CCA के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा रहा हूँ। नाउ फॉर्मली IQ में एज ए लेक्चरर जो है वो उसको कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। दिस वाज अबाउट माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कैसे
वो सारी चीजें जो है वो मुहैया हो सकती हैं जिनकी जरूरत है। अब हम आ जाते हैं MSc 2 के पेपर के ऊपर। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये पेपर है किस तरह का। देखिए, सबसे पहली बात, इसके दो प्री रिक्विजिट हैं जैसा कि आप जानते ही हैं, और इन दोनों प्री रिक्विजिट में आता है एक BFD, एट द सेम टाइम एक आता है BMS, या जिसका नाम अब SPM हो चुका है। ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ये जरूरी है कि आपको इन दोनों को क्लियर करना है, क्लियर करना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि MSA2 एक सिंपल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। इट्स नॉट अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पेपर्स। ठीक है ना। अगर मैं आपको एक बात करूं, वेंचर कैपिटलिस्ट, आपने पहले शायद ये इतना नाम सुना भी नहीं होगा। स्टार्टअप्स, ठीक है, ई मार्केटिंग, एट द सेम टाइम डेटा एनालिटिक्स, या जिसमें स्पेसिफिकली वो बात करता है बिग डेटा की। ठीक है, 5 V's ऑफ बिग डेटा। ठीक है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब आज तुम SPM की BMS की किताब उठाओ, तुम्हें वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स का तो कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं मिलेगा, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में वहां नहीं है, लेकिन MSA2 में ये सब पूछता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस अब SPM के अंदर इंक्लूड हुआ है, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, तुम लोग क्लियर कर चुके हो। SPM की ये पहली अटेम्प्ट है जो स्टूडेंट्स देंगे। अब जो MSA2 में स्टूडेंट्स आएंगे वो फिर भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वो सारी चीजें जानते समझते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो अभी ये SPM के सिलेबस में ये चीजें नहीं है। ठीक है ना। और सॉरी, BMS के सिलेबस में जो आपने क्लियर किया उसमें ये चीजें नहीं है, SPM के अंदर इंक्लूड हुई है। हर जगह पे अगर आप MSA2 के अंदर देखें तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन नहीं है, इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है जो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाता है, और हर जगह MSA2 के पेपर में आपसे रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं, रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं, कंक्लूजन्स मांगे जाते हैं। और मसला ये है कि जो अभी करंटली पुराना BMS क्लियर करके लोग आए हैं, वो इस चीज का टेम्परमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि हम रेकमेंड किस तरीके से करें, हम फाइनेंशियल एडवाइस किस तरीके से दें। भाई तुम्हें BFD में क्या करने की आदत है, तुम्हें NPV IRR MIRR निकालने की आदत है, NPV IRR MIRR निकाल लिया, ठीक है, या हमने लीज वर्सेस बोरो में डिसीजन मेकिंग करके लीज बता दी फायदेमंद है या बोरो बता दिया, वैल्यूएशन के अंदर हमने शेयर प्राइस निकाल दी कि भाई पोस्ट मर्जर एक्विजिशन, पोस्ट मर्जर या पोस्ट एक्विजिशन जो है वो इतना 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 इतनी वैल्यू जो है वो बनती है। लोग पेपर, मतलब पेपर रुकने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि भाई यहाँ पे डिसीजन मेकिंग काम आएगी, यहाँ पे रिकमेंडेशन काम आएगी, कंक्लूजन काम आएगा। हमारी यहाँ पे यही कोशिश होती है कि MSA2 के पेपर में भी, MSA2 के पेपर में भी मैं कैलकुलेशन पे फोकस कर लूं और नंबर निकाल के ले आऊं कि NPV आनी कितनी चाहिए, नंबर निकाल के ले आऊं। हालांकि अगर आप MSA2 में देखो, कैलकुलेशन सिर्फ 30% है, और जिसको आप थ्योरी कहते हैं मेरे हिसाब से वो एनालिसिस है, थ्योरेटिकल एनालिसिस कह लें या क्वालिटेटिव एनालिसिस कह लें, ये 70% है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेसिकली 70%। अब मुझे बताओ, जिन लोगों ने, अब मैं स्पेसिफिकली उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने MSc2 का पेपर दिया है, कितने क्वेश्चंस आपने ईमानदारी से एक टाइमर लगा के बैठ के उनको पढ़ के लिख के सॉल्व किया, कितने क्वेश्चंस आपने लिख के सॉल्व किए? बिल्कुल ऑनेस्ट नंबर देना, मैं नाम कॉल आउट नहीं करूंगा किसी का भी, लेकिन जो सच्चाई है वो लिखो। या अगर पहले आपने BM का पेपर दिया, क्लियर किया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आप लिखते थे, प्रैक्टिकली लिखते थे कि भाई आपने एक वॉच टाइमर रखा कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने इतने मेरे पास जो है मार्क्स अलॉट हो रही है। देखो पहला कमेंट आया मेरे पास, सर एक भी नहीं लिखा, ये पहला कमेंट आया कि एक भी नहीं लिखा। और लोग बताएं जी ऑनेस्टली, चलो एक ऑनेस्ट कमेंट ये आया कि सर मैंने कंप्लीटली नहीं लिखे थे, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए थे। कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं था आपका जो आपने पूरा कंप्लीटली किया हो, या कोई एक एक पेपर ऐसा 3 घंटे का जो आपने मॉक की तरह किया हो? नहीं किया। और कोई भाई, एनीवन? 22-23 लोग हैं इस मीटिंग में, सबके पास से कमेंट आना चाहिए। जिन्होंने MSA2 नहीं दिया वो BMS का बता दें। देखो एक आया, सर मैंने थोड़े बहुत किए थे BMS में, 5th अटेम्प्ट में पास हुआ, नहीं किया। 70% ऑफ प्रैक्टिस किट एंड 5 ICW पास पेपर्स। चलो ये भाविश तुमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, लिख के प्रॉपर्ली सॉल्व किए थे।
जिस तरीके से उन्हें लिखना चाहिए। असदुल्ला कहते हैं सर नहीं किए थे लेकिन थर्ड में पास हुआ। हसीब कहते हैं सर इस दफा लिखा था तो पास हुआ। चलो भाविश तुम्हारा फिर केस थोड़ा सा डिफरेंट है, बीएमएस में कुछ नहीं लिखा फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा चलो ठीक है, ये भी हो गया। मार्क्स बहुत कम आए थे, रीजन नहीं पता। यार ये कहाँ चला गया। तो सबसे पहली बात यार ये देखो जहन में, ये बात अपने जहन में रखना, एमएससी 2 में कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले पेपर हैंडलिंग। 16-17 पेज का पेपर होता है, ठीक है, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1, 50 मार्क्स का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होता है 25 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है एट द सेम टाइम 25 मार्क्स का। ये पूरा 100 नंबर का पेपर 16-17 पेजेस के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ होता है। 16-17 पेजेस के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ होता है। सबसे बड़ा मसला यही आता है स्टूडेंट्स को कि वो पहली दफा इतना बड़ा पेपर हैंडल कर रहे होते हैं एग्जाम में जाके, और वो हैंडल नहीं हो पाता। क्वेश्चन को देख के, डिटेल्स को देख के बड़ा मसला होता है। हालांकि मैं अब आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखें, चाहे क्वेश्चन 1 हो, चाहे क्वेश्चन 2 हो, चाहे क्वेश्चन 3 हो, अगर आप इसका मिजाज देखेंगे ना, इसका मिजाज, तो किस तरह से इन सब में ना अपेंडिसेस दिए हुए होते हैं, या अपेंडिसेस होते हैं या जो है वो एग्जिबिट्स होते हैं, या अपेंडिसेस होते हैं या एग्जिबिट्स होते हैं। 4-5 एग्जिबिट्स, 4-5 अपेंडिसेस एक क्वेश्चन के साथ है। और फिर रिक्वायरमेंट्स भी 3-4 होती, हर एक रिक्वायरमेंट के साथ 1 या 2 अपेंडिसेस का ताल्लुक होता है। तो स्टूडेंट्स उसको लॉजिकली लेके नहीं चलते। लॉजिकली क्या है? लॉजिकल तरीका ये है कि यार आप बैकग्राउंड पढ़ो, पूरा बैकग्राउंड अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लो, और बैकग्राउंड पढ़ने के बाद हैंडल 1 अपेंडिक्स एट 1 पॉइंट इन टाइम। एक अपेंडिक्स को एक वक्त में हैंडल करना है। आप ऐसे समझ लो कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन के छोटे छोटे 5 पार्ट्स हैं जिसको मुझे यहाँ पे हैंडल करना है। अब वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूछेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रटे रटाए रेशियोज निकाल के आ जाते हैं। उसने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सवाल दिया, हमने रेशियोज निकाल दिए। रेशियोज में तो हम चीते हैं, अकाउंटिंग वगैरह में बड़ी अच्छी आती है। हम जीपी मार्जिन निकालेंगे, हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, हम रेवेन्यू की ग्रोथ निकाल देंगे, हम ईपीएस निकाल देंगे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन निकाल देंगे। लेकिन उसको इंटरप्रेट करना होता है, उसको आपको इंटरप्रेट करना होता है। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन डेवलप नहीं हुई भी तो आप क्या लिखेंगे अपने आंसर में? रेशियो निकालने का जो टेस्ट है भाई, वो बीएफडी में ले चुका है, वो एफएफआर में ले चुका है। तुम्हारी रटी रटाई बातें कि बीसीजी मैट्रिक्स में ये 4 किस्म के क्वाड्रेंट्स होते हैं, इस क्वाड्रेंट में कंपनी को रहना चाहिए, इसमें नहीं रहना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए और इसको बंद कर देना चाहिए, ये 4 चीजें उसको पता है। The only thing that he wants right now is you to apply that concept in the scenario. एक गलती स्टूडेंट से ये होती है कि वो बेसिकली ये जहन बना लेते हैं कि बस ये वाली थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होगी और तो कोई चीज यहाँ पे लगी नहीं सकती। भाई आपको एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करना है, एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करना है। अब एक सवाल है जिसमें आपके पास पेस्टल एनालिसिस का भी एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहा है। कंपनी एक नई जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो वहां पे एनवायरमेंटल एनालिसिस करना जरूरी है, तो आप पेस्टल का भी जिक्र करेंगे वहां पे। एट द सेम टाइम अगर वो जगह बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा राइवलरी है, तो आप पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल का कंपटीशन भी वहां पे असेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वहां पे लेके जा रही है तो वो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मार्जिन दे रहा है उसको असेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इतना भी नहीं सोचते फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करते वक्त कि यार ये रेवेन्यू की कौन सी स्ट्रीम है जो ग्रो कर रही है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, एक सवाल मेरे पास आया, उसमें रेवेन्यू 2 तरह का था, एक था 2019 का, एक था 2020 का, दोनों का रेवेन्यू मौजूद था। स्टूडेंट्स ने क्या किया, ग्रोथ निकाली, ग्रोथ आ रही थी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, और डाउनवर्ड मैंने सवाल करवाया था ये, तो फीडबैक लिया था जब लोगों ने सॉल्व किया, ग्रोथ आ रही थी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, उन्होंने बोला जी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, कंपनी को जो है वो मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि उसने रेवेन्यू की 2 स्ट्रीम बनाई हुई थी, एक बनाई हुई थी फिजिकल, ये फिजिकल हो रही थी स्टोर्स के थ्रू, एक बनाई हुई थी ऑनलाइन, ऑनलाइन हो रही थी वेबसाइट के थ्रू। अब उसने रेवेन्यू के नंबर्स को सेग्रीगेट किया हुआ था, 2 अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे। अगर आप क्लोजली फोकस करते हैं ना तो ऑनलाइन, मतलब वो सवाल इंशाल्लाह ताला हम भी करेंगे, ऑनलाइन सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही थी और रिटेल सेल्स जो है वो डिक्रीज कर रही थी। और उसने बड़े ही सटल अंदाज में एक जगह पे बैकग्राउंड में ये लिख दिया था कि कंपनी का जो स्टाफ है वो रिटेल स्टोर्स में कम हो चुका है, वो इतना वेलकमिंग ट्रीटमेंट नहीं दे पाते अपने कस्टमर्स को,
लेकिन जो ऑनलाइन सेल्स है उसके अंदर एक अपसर्ज नजर आया, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन क्या हो? अब रटा रटा आंसर ये है कि भाई रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, कंपनी को मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, कंपनी को प्रोडक्ट बेहतर करना चाहिए, कंपनी को फीडबैक लेना चाहिए। ये पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे यार जबरदस्त हो गया, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं 3 पॉइंट्स में लिख के आया हूँ कि कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा था तो कंपनी को क्या करना चाहिए। हालांकि अगर आप इसको फर्दर बाइफिकेट करो तो बाइफिकेशन से पता चलता है कि ऑनलाइन की सेल्स बढ़ रही हैं, रिटेल की सेल्स कम हो रही हैं। फिर उसको और डायग्नोस करो, और ज्यादा मजीद डायग्नोस करो, तो ऑनलाइन की सेल्स बढ़ तो रही है लेकिन उस पर आपका जीपी मार्जिन इतना अच्छा नहीं है, आपका जीपी मार्जिन इतना अच्छा नहीं है। और रिटेल सेल्स के केस में जीपी मार्जिन अच्छा है लेकिन वहां वॉल्यूम अच्छा नहीं है, इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं आता। सेल्स डिक्लाइनिंग में तो है लेकिन मार्जिन परसेंटेज टर्म्स में, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टर्म्स में आप अच्छा कमा लेते हैं रिटेल के केस में। ऑनलाइन में आपका जीपी मार्जिन इतना अच्छा नहीं आ रहा। फिर आपने मजीद बैकग्राउंड को थोड़ा सा टटोला, तो यार कंपनी कोई तो इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ तो बताया होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी, कुछ तो ऐसे यहाँ पे होगा। फिर पता चला कि भाई कंपनी ऑनलाइन के लिए एक थर्ड पार्टी पोर्टल इस्तेमाल कर रही है, उस पोर्टल के पैसे जो है वो इतने इतने, बड़े ही सटल अंदाज में वो एक लाइन लिख के चला गया। तो अब मुझे यहाँ पे पूरा केस मिल गया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कंपनी ऑनलाइन सेल्स कर रही है, कस्टमर्स ऑनलाइन चीजें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है यहाँ पर कि कंपनी ने किसी का थर्ड पार्टी पोर्टल लिया हुआ है जो कंपनी को बहुत महंगा पड़ता है, इतना एक्सपेंसिव पड़ता है कि उसका जो ऑनलाइन का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो रिलेटिवली जो है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है बेसिकली पोर्टल को चलाने की, ये पर यूनिट पे जो है वो डिवाइड होती है, फिक्स कॉस्ट के तौर पे पर यूनिट के ऊपर जो है वो डिवाइड होती है, और ऑनलाइन की सेल्स जो है इतनी चल नहीं पाती। अब मैंने रिकमेंडेशन में जब पेन उठाया तो मैंने स्पेसिफिक बात की। मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई कंपनी को अपनी ऑनलाइन सेल्स पे फोकस बढ़ा देना चाहिए क्योंकि कस्टमर्स वहां पे आ रहे हैं। और फोकस बढ़ाने का क्या मतलब है, व्हेन आई से फोकस, तो भाई यहाँ पे आप बिग डेटा को इन्वॉल्व करो, जो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं वो कहाँ आते हैं, किधर क्लिक करते हैं, किधर रुक जाते हैं, ये इनके लिए डिस्काउंट्स प्रमोशंस लाओ। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमाइजेशन ऑफर कर सकता है तो कस्टमाइजेशन लाओ। ठीक है, आप ई मार्केटिंग पे फोकस करें, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, कि अगर वो आपकी वेबसाइट से फेसबुक पे चले जाते हैं तो आपको टारगेटेड बंदा मिल गया, फेसबुक पे उसको वही ऐड दिखाओ, यूट्यूब पे उसको वही ऐड दिखाओ, इंस्टा पे वही ऐड दिखाओ, व्हाट्सएप के ऊपर वही चीज जो है वो उसकी उसकी जो है बेसिकली शो होनी चाहिए। आपने ऑनलाइन सेल्स पे इस तरीके से लिखा। फिर आपने दूसरी रिकमेंडेशन ये दी कि भाई कंपनी को अपना ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करना चाहिए अगर रेंटल में अच्छे ऑप्शंस नहीं है तो। अगर रेंटल एक्सपेंसिव पड़ रहा है और अच्छे ऑप्शंस नहीं है तो कंपनी शुड गेट देयर ओन ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड, अपना पोर्टल यहाँ पे डेवलप करना चाहिए और बेहतर से बेहतर जो है वो सस्ते से सस्ता मैकेनिज्म बनाना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम अगर वो अपने ऑनलाइन पोर्टल से किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो वो कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे यूनिलीवर की ऐप है मंचीज, ठीक है, बनाई यूनिलीवर ने, लेकिन उस पर आपको लेज भी मिलेगा, उस पर आपको दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, लेज मिलेगा आपको, वहां पे पेप्सी मिल जाएगा आपको, वहां पे जो है वो बेकरी के आइटम्स मिल जाएंगे, बेक पार्लर वगैरह की सारी चीजें मिल जाएंगी। यूनिलीवर उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया, कोलैबोरेशन की जा सकती है, सारे लोग पोर्टल का एक्सपेंस बेयर कर लेंगे, एक्सपेंसेस जो है वो नीचे आ जाएंगे, या जिन लोगों का प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे उनसे थोड़ा बहुत आप मार्जिन भी ले सकते हैं। फिर रिटेल सेल्स में आपने कहा भाई इंप्लॉइज की ट्रेनिंग करो, इंप्लॉइज की ट्रेनिंग करो। आहिस्ता आहिस्ता रिटेल सेल्स अगर फुटफॉल कम होता जा रहा है, लोग ऑनलाइन मंगवाते जा रहे हैं, तो आप अपनी रिटेल स्टोर्स को ब्यूटीफुल करें, मतलब बड़ा अच्छा बनाएं उनको, उसका एम्बियंस वगैरह बहुत बेहतर करें, लेकिन नंबर ऑफ स्टोर्स आप कम कर सकते हैं कि भाई जो आए वो खुश हो। ऐसा ना हो कि आपने 10,000 स्टोर खोले हुए लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये बिल्कुल टारगेटेड वो बातें हैं जो मैंने सिनेरियो स्पेसिफिक बात की है, और इस रेशियो एनालिसिस से इस चीज को बाहर निकाला है। स्टूडेंट्स रेशियो निकालने में गलती नहीं करते, आई एम अगेन सेइंग, वो बीएमएस का कोई कॉन्सेप्ट लगाना है रटा रटा है वो गलती नहीं करेंगे, वो एट द सेम टाइम अगर बीएफडी की कोई कैलकुलेशन करनी है वो नहीं करेंगे गलती। मसला वो रिकमेंडेशन में करते हैं, मसला वो एडवाइस देते वक्त करते हैं, क्योंकि वो होलिस्टिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होती। एक तो हम लोगों को वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, इकोनॉमिक अफेयर्स पढ़ना ये हराम है हमारे ऊपर। हमें मतलब बाकायदा तौर पे किसी ने आके कहा है कि भाई ये काम करना आप लोगों के ऊपर कुल्लू हराम है। माशरे में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, कंपनीज किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आज मुल्क में कौन सा बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, ये तो मतलब हम कर ही नहीं सकते। अब ये मत बोलना मुझे कि फर्म में इस चीज का टाइम नहीं मिलता है यार, सुबह 15 मिनट सबको मिलते हैं। एक न्यूज़पेपर कोई अच्छा बेसिकली इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर कोई आर्टिकल, किसी बिजनेस की न्यूज, किसी कंपनी के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बड़ा प्रैक्टिकली आपको मिल सकता है। और दिन का 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता,
खुद किया है इसलिए बता रहा हूँ, आर्टिकल्स के दौर में ही किया है इसीलिए बता रहा हूँ कि 15-20 मिनट आधा घंटा आपको मिल जाता है। इतना लोग फजूल टाइम लेट सेटिंग्स के चक्कर में आपके सीनियर्स आपको जाया करवाते होंगे कि नहीं मैनेजर आ रहा है बैठो, मैनेजर आ रहा है बैठो, उसको रिव्यू कराना है बैठो, फला काम है बैठो, पूरी टीम निकलेगी तब निकलेंगे, अभी आप अकेले नहीं जा सकते। बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है। आपने कोई कोने को कमरा पकड़ा, किसी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कोई अच्छा बिजनेस आर्टिकल पढ़ लिया, आप हम मर्जर डीमर्जर पढ़ते हैं, नहीं सारी चीजें पढ़ते हैं, वैल्यूएशन वगैरह पढ़ते हैं। वेव्स कॉर्पोरेशन का एक्चुअल में एक डाइवर्सिफिकेशन होने जा रही है। अब डाइवर्सिफिकेशन बीएमएस में हम पढ़ते हैं, लेकिन कंपनी है वेव्स कॉर्पोरेशन वो रियल स्टेट में डाइवर्सिफाई कर रही है। आप जाके उसका एक नोटिस है वो पढ़ लें, 15 से 20 मिनट आधा घंटा लगेगा, न्यूज में आया हुआ है। मेट्रिक्स ग्लोबल जैसी वेबसाइट पे, प्रॉफिट पाकिस्तान जैसी वेबसाइट पे इन पे मिल जाती है इस तरह की चीजें। मुल्क में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग का जो सोचने का होराइजन है वो डेवलप होता है। और फिर जब आप प्रैक्टिकल बातें करते हैं ना कहानियों के बजाय, तो एग्जामिनर कहते हैं हाँ यार इसने कोई मीनिंगफुल बात लिखी है। क्योंकि ये याद रखो, तुम्हारा एमएसए 2 का जो एग्जामिनर है, एमएसए 2 का जो एग्जामिनर है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से चलता है। और ये पेपर केस स्टडी बेस्ड पेपर है, वो किसी कंपनी की एक्चुअल केस स्टडी आपको ला के दे रहा होता है। तो आपको केस स्टडी वाले सवाल करना जरूरी है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कहते हैं बीएफडी रिवाइज कर लो, बीएम रिवाइज कर लो हो जाएगा। अरे भाई वो जरूरी है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन बीएफडी में वो कभी भी इतनी माइन्यूट लेवल चीजों पे तो जाता भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बोलेंगे यार मतलब मुझे कोर बीएफडी रिवाइज करना है। 30% कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो कैलकुलेशन से चाहता क्या है? 30% कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो 30% से ये चाहता है कि भाई आपको ये अच्छी रिकमेंडेशन निकाल के दो कि ठीक है नंबर्स आपके सामने आ गए, अब करना क्या चाहिए यहाँ पे कंपनी को, व्हाट शुड दे डू। आपने एनालाइज कर लिया, आपने एनपीवी निकाल लिया, आपने आईआरआर निकाल लिया, आपने जो है वो एमआईआरआर निकाल लिया, बहुत अच्छा। कंपनी आपने बोला नंबर से तो नजर आ रहा है कंपनी शुड इन्वेस्ट, ठीक है, कंपनी शुड इन्वेस्ट। लेकिन आपने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा होगा कि इस एनपीवी आईआरआर एमआईआरआर को निकालते वक्त मैंने कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल किए, इन वेरिएबल्स के अंदर कंपनी को सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर लेना चाहिए। सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कंपनी को जो है वो कर लेना चाहिए। हम ये सोचते ही नहीं है। एनपीवी हमने निकाल दी, हमें आदत है भाई एनपीवी निकालने के बाद टिक लगाने की, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, कंपनी शुड इन्वेस्ट। हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं लिखेंगे कि भाई कंपनी को पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी चाहिए जहां पे वो जा रही है। ऐसा ना हो कि बाद में जाके कोई मसला क्रिएट हो, ऐसा ना हो कि कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर कोई बात आ जाए। एट द सेम टाइम सेंसिटिविटी एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी की एस्टिमेट्स गलत तो नहीं। ये इलेबोरेटिव बातें हैं। एक तो ये प्रैक्टिकल करने से आती हैं, लेकिन अब ज़ाहिर प्रैक्टिकल तो करने से रहे, एमएससी 2 फॉर्म में तो इतना ज्यादा तुम लोग अप्लाई करते नहीं हो। सारे कंपनीज के मॉडल्स को समझ सकते हो जिनका ऑडिट कर रहे हो, लेकिन बहरहाल एक केस स्टडी के तौर पे, वैल्यूएशन के तौर पे आप अप्लाई तो नहीं करते। ज्यादातर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की कल्चर हमारे चार्ट अकाउंटेंट्स का ऐसा बना हुआ है कि बस ऑडिट अकाउंटिंग आता है, सब कुछ आता है भाई, ये बंदा चीता है, इसको टैक्स पता है, इसको लॉ पता है, इसको ऑडिट पता है, उसको अकाउंट्स पता है, ये सब इसको जो है वो बेहतरीन आता है। ये पूरा मुकम्मल चार्ट अकाउंटेंट है। बिजनेस किस तरह सोचता है, पैसा किस तरह कमाया जाता है, बिजनेस में कंपेटिटर्स के साथ कॉम्पीट कैसे करना है, रवैया क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बहरहाल बात ही नहीं है। एमएससी 2 के अंदर आपको प्रैक्टिकल बातें करनी है, आपको गिवन इफेक्ट बताना है कि ठीक है यार कंपनी ने ये कर लिया, सही है, समझ आता है, लेकिन इसकी रिपरकशन भी हो सकती है। ठीक है कंपनी सोच रही है वी शुड इन्वेस्ट, लेकिन ये एनपीवी बाद में रिवर्स भी हो सकती है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे टैक्स का एरिया भी है। इस कॉम्पोजिशन में आप कह लो दिस इज 65, थोड़ा बहुत यहाँ पे 5% हमारे पास टैक्स का एरिया भी है। कभी कभी वो एथिक्स भी पूछ लेता है, एथिकल ग्राउंड्स की चीजें भी जो है इसके अंदर पूछ लेता है। सो अगर मैं मेन कॉम्पोजिशन की बात करूं, एक बात आप याद रखें, एमएसए 2 के अंदर आपके बीएफडी के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ये भी है, तो ये एसबीएल एसीसीए को रिप्रेजेंट करता है, और एसबीएम स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट आईसीडब्ल्यू को रेफर करता है। और फिर उसके बाद आपके पास एक आईकैप के अपने क्वेश्चंस हैं। ये तीनों आपका बेसिकली सोर्स ऑफ डेवलपिंग दिस सेंस बन सकता है। द सेंस ऑफ क्वेश्चन। अब आपके लिहाज से आपने चीज बड़ी अच्छी लिखी होती है, लेकिन उस कंपनी के ऊपर उस सिनेरियो में वो चीज अप्लाई ही नहीं हो रही होती। ठीक है आपने लिख दिया भाई कंपनी को मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, कंपनी को जो है वो इस तरह से, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे मार्केटिंग करे, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट द कंपनी टू डू, क्या करवाना चाहते हो, ऑनलाइन करवाना चाहते हो
या फिजिकली कोई मार्केटिंग करवाना चाहते हो, बिल बोर्ड लगवाने की बात कर रहे हो, या एट द सेम टाइम बिग डेटा के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक वगैरह पे कैटर कराना चाह रहे हो, कस्टमाइजेशन देना चाह रहे हो, या कस्टमर को चीज फ्री बांटना चाह रहे हो, डिस्काउंट प्रमोशंस देना चाह रहे हो, ये सारी चीजें। अब छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उसमें बेसिक बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। दो टर्म्स तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मुझे बताओ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट इज मार्केट डेवलपमेंट? थोड़ा सा तुम लोगों से इसका जो है वो कॉन्सेप्ट लेते हैं। जी भाई, एनीवन, क्या समझ आता है? जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे MSA 2 दिया या नहीं दिया, BM तो दे दिया ना, BM दे दिया सबने। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट में क्या फर्क है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, ठीक है, ठीक है जी, ये मार्केट डेवलपमेंट ही बता दिया आपने। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, फूड पैंडा को इस वक्त क्या करना चाहिए इन दोनों में से? फूड पैंडा को इन दोनों में से क्या करना चाहिए? अच्छा, फूड पांडा का जो ये कॉन्सेप्ट आया पांडा मार्ट, ये पांडा मार्ट क्या है? पांडा मार्ट क्या है? एक नया प्रोडक्ट लेके आया है वो, या एक नई मार्केट में चला गया है? चलो, अयूब ने कहा न्यू प्रोडक्ट, शाहरुख ने कहा मार्केट, गॉन इनटू न्यू मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान के अंदर पाक सुजुकी जो कल्टस वगैरह की गाड़ियां ये सब बनाती है, इसको एक चैलेंज फेस होता है कि जैसे ही लोगों के इनकम लेवल्स शिफ्ट होते हैं, लोग इस गाड़ी को छोड़ देते हैं और एक बड़ी गाड़ी की मतलब कोशिश होती है लोगों की टोयोटा की तरफ चले जाएं, होंडा कार की तरफ चले जाएं। जैसे ही उनका इनकम लेवल शिफ्ट होता है, सुजुकी की गाड़ियां अमूमन वहां पर होती हैं, या तो आपको ड्राइवर को देनी है, वो लोग रखते हैं, या एट द सेम टाइम आपने बस अभी अभी अर्ली करियर का जो है वो स्टार्ट लिया है, आपको अमूमन वहां पे नजर आएगी। इनको अपनी सेल्स के लिए क्या करना चाहिए? नए प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए या नई मार्केट्स की तरफ जाना चाहिए? अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात, फूड पांडा, अगर फूड पांडा की बात पर हम वापस आए, फूड पांडा अपने प्रोडक्ट्स भी बढ़ा रहा है और अपनी मार्केट को भी एक्सपेंड कर रहा है। एक टाइम था फूड पांडा को कोई रेस्टोरेंट मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता था, ये 2-2%, 2.5% रेस्टोरेंट कहते थे भाई आप दे दीजिएगा, हम आपका खाना डिलीवर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको ऐप के ऊपर एक्सेस दे देंगे, ये चीजें दे देंगे, वो चीजें दे देंगे। हुआ क्या? तो यार ये बार बार पता नहीं कहाँ चला जाता है, 1 मिनट, हम आपको ये सारी चीजें दे देंगे, ठीक है। लोग बड़ा जो है वो अपोज करते थे कि नहीं भाई हमारे पास लोग आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इसी पे फोकस किया कि यार हमारा एक प्रोडक्ट होगा, फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट की फूड डिलीवरी, वन प्रोडक्ट ओनली, एक प्रोडक्ट हम सेल करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे पास रेस्टोरेंट्स आने। कोर फोकस उन्होंने अपने उस एक प्रोडक्ट पे दिया और वो अपनी मार्केट को बढ़ाते चले गए। रेस्टोरेंट्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, हम इतनी प्रमोशन दे देंगे। अभी एक रेस्टोरेंट वाले ने देखा भाई सामने वाले के पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं, उससे पूछा भाई इतने ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं? कहा फूड पांडा से आ रहे हैं। कहा क्यों? कहा उन्होंने डिस्काउंट लगा दिया था। ये रेस्टोरेंट भी भागा, उसने कहा भाई मुझे भी जो है अपने पास रजिस्टर कर लो। अच्छा, पिछले वाले को 10% दिया था, इसको बोला भाई आपसे 12% चार्ज करेंगे। अगला गया, उसको बोला जी तुझसे 14% करेंगे, फिर 16% करेंगे। आज फूड पांडा 30% लेता है छोटे रेस्टोरेंट से। छोटा रेस्टोरेंट अगर 100 रुपए की सेल करता है तो फूड पांडा का उसके अंदर 30% मार्जिन जो है वो मौजूद होता है। कोर मार्केट पे फोकस कर लिया। अब इसने कहा यार पाकिस्तान के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता फूड पांडा की आदत हो रही है, चीजें मंगवाने की आदत हो रही है, अब इनको कुछ नया दो। ये ग्रोसरी के लिए बाहर क्यों निकलते हैं? हम इनको ग्रोसरी भी डिलीवर करेंगे। जी भाई पांडा मार्ट आ गया। ये पिकअप वगैरह के लिए टेंशन क्यों लेते हैं? घर से ऑर्डर प्लेस करें, वहां पहुंचे, हम इन्हें जो है वो पिकअप की सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये ग्रोसरी वगैरह के लिए क्यों बाहर निकलते हैं? हम इन्हें ये वाली चीज भी प्रोवाइड करेंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होराइजन को बढ़ा रहा है। लेकिन वो टाइम पीरियड जिस टाइम में कोई इसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था, एक ग्रोइंग फेज में था, उस वक्त अगर पांडा मार्ट नए नए प्रोडक्ट डेवलप करके बैठ जाता तो उसका फोकस शिफ्ट हो जाता, इसका फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता। अब सवाल में दोनों चीजें नहीं लिखनी है, कंपनी के बैकग्राउंड से इस चीज को असेस करना है कि क्या वो इस पोजीशन या इस स्टेज में है कि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है।
क्या वो इस पोजीशन इस स्टेज में है कि उसको मार्केट पे फोकस करना चाहिए या नए प्रोडक्ट की तरफ? फिर एक दूसरी चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। फिर होती है जी डाइवर्सिफिकेशन। आप नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ, नई नई चीजों की तरफ डाइवर्सिफाई करते हैं। एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे देता हूँ। पार्क सुजुकी का जो हमने यहाँ पे जिक्र किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में फर्क है। यार प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद ही बेसिकली वो डेवलपमेंट के एम्बिट में आता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी फेज होता है। ये पूरी बेसिकली इसकी जो है वो चेन का पार्ट है। अच्छा, पार्क सुजुकी की जैसे हम बात कर रहे थे, पार्क सुजुकी इन सस्ती गाड़ियों को बनाने में एक एक्सपर्टीज रखता है। तो ठीक है, अगर पाकिस्तान में इनकम लेवल शिफ्ट होने के बाद इसकी सेल्स पे इफेक्ट आता है, तो पार्क सुजुकी इन गाड़ियों को ऐसे ममालिक में जो गरीब ममालिक है वहां एक्सपोर्ट कर सकता है। साजगार एक कंपनी है, वो रिक्शे एक्सपोर्ट करती है इथियोपिया में। ये इथियोपिया नाम है, पता नहीं क्या नाम है। आई गेस इसी तरह का एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे ये एक्सपोर्ट करता है। इसलिए बोला यार मैं नए प्रोडक्ट पे थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, नई मार्केट पे थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, पहले जो मेरी एक्सपर्टीज है उससे मैं अच्छा खासा कमा लूं। उन्होंने रिक्शे बेच बेच के, पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे साजगार के ऑटो रिक्शा चलते हैं, बेच बेच के उनको एक्सपोर्ट पे लेके आया। जब अच्छा खासा वो बिजनेस चल गया ना, और बिल्कुल ऑटोमेशन की स्टेज पे आ गया और इन्हें सब कुछ समझ में आ गया, फिर इन्होंने बीआईसी को और हवल को अप्रोच किया कि भाई अब अपनी एसयूवीज और सेडान पाकिस्तान में लेके आए, हम आपके बिहाफ पे जो है वो इनको लॉन्च करेंगे। अब वो नई गाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। सो देयर इज ऑलवेज दिस टाइमिंग फैक्टर। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो दोनों चीजें लिख देते हैं, बोलते हैं भाई ऑल यू नो अप्रोच, ऑल यू नो अप्रोच। वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे भाई यहाँ पे कंपनी का ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कंपनी को इसमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए और मार्केटिंग करनी चाहिए, लोगों तक इसको जो है वो पहुंचाना चाहिए, इसके दूसरे वर्जन भी जो है इंट्रोड्यूस करने चाहिए, नए प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग दैट यू नो। आप हर चीज नहीं लिख सकते। बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी बड़ी जो है वो कॉन्क्रीट बात करनी होती है आपको सिनेरियो के हिसाब से। जैसे अकाउंटिंग में आप हर तरीके की कैलकुलेशन नहीं करते, बीएफडी में आप हर तरीके की कैलकुलेशन नहीं करते, स्पेसिफिक बात करते हैं जो सिनेरियो में अप्लाई हो रही है, यहां भी करनी होती है। लेकिन सर ये डेवलप कैसे होगी? ये होगी फोकस्ड प्रैक्टिस के साथ। फोकस्ड प्रैक्टिस के साथ। अब सर आप फोकस्ड प्रैक्टिस किसको कहते हैं? सबसे पहले आपने क्वेश्चन रिटन फॉर्म में करना है, टाइम बाउंड करना है, सही है, रिटन होगा, टाइम बाउंड होगा, एट द सेम टाइम आप सॉल्यूशन करने के बाद इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस भी बॉडी का आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर उसके आपको एग्जामिनर कमेंट्स मिल जाते हैं उस सवाल के हवाले से, वो देखेंगे। कभी कभी कुछ स्टेप्स आप कर देते हैं, उनके मार्क्स ही नहीं होते, मार्किंग प्लान देखेंगे। इसी वगैरह में बड़ा कॉन्क्रीट मार्किंग प्लान अवेलेबल होता है, मार्किंग प्लान देखेंगे। और फिर उसके बाद आप इवेल्युएट करेंगे कि अब आपको कितने मार्क्स इसके ऊपर मिलने चाहिए, वो उसके बाद इवेल्युएट होगा। स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि क्वेश्चन किया, चलो एक तो चलो वो रिटर्न करते नहीं है, सबसे पहला मसला रिटर्न में ही आके रुकता है। या तो वो अगर रिटर्न में करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन, वो यूज ऑफ वोकैबुलरी, वो केस स्टडी को एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाना, केस स्पेसिफिक बात करना, रेलिवेंट बात करना, उस सिनेरियो में सिनेरियो बाउंड बात करना, रेंज बाउंड बात करना, वो हम करते नहीं। उसमें हमारा जहन इस तरीके से काम कर रहा होता है कि यार जो बीएम में पढ़ा है ना, फलाने पेज पे ये लिखा हुआ था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारे लिख दो। अरे नहीं भाई, आपने अपनी उस माजी की इंफॉर्मेशन को डिट्टो तो अप्लाई करना ही नहीं है। उस माजी की इंफॉर्मेशन को डिट्टो तो अप्लाई करना ही नहीं है, आपने केस स्पेसिफिक बात करनी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये कॉम्बिनेशन नहीं है, इट्स अ केस स्टडी, इट्स अ केस स्टडी, इट्स अ प्रैक्टिकल कंपनी। और उस कंपनी को फिर आपको करनी है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन देखो, किसी को मशवरा देते वक्त मैं ये नहीं सोचता कि पेज नंबर 32 में ये थ्योरी लिखी थी इसके हिसाब से ही रिकमेंड करना है। रिकमेंडेशन में फिर चीजों की लिंकेज आ जाती है। डाइवर्सिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है, मार्केट डेवलपमेंट देखे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखे, बीसीजी मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में 5 चीजें हैं, पोर्टर्स डायमंड में 4 चीजें हैं, कौन कौन सी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। फिर ये बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है, ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, एचआर सप्लाई चेन के मामलात हैं, सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है, वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एनालिसिस है। इन सारी चीजों को करने के बाद आपने होलिस्टिकली सोचना है कि यार आप कंपनी को फ्यूचर मूव यहाँ पे क्या लेनी चाहिए। और जो टैक्स वगैरह के सवाल होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने बैकग्राउंड को 1-2 बार पढ़ा, ग्रिप में ली अंडरस्टैंडिंग,
और फिर आपने एक एक करके एग्जिबिट्स और अपेंडिसेस को एड्रेस करना शुरू किया। अच्छा जी, अपेंडिक्स 1 में ये लिखा हुआ है, चले यहाँ पे ये बात है, अपेंडिक्स 2 में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बात है, 3 में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बात है। फिर आपने उसको कनेक्ट किया और कनेक्ट करके लिखने की कोशिश की। सबसे जरूरी फिर एक बात इसके अंदर आ जाती है, प्रेजेंटेशन। आप अपने सवाल को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, ड्राफ्ट किस तरह से कर रहे हैं। अब ये रिटर्न टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी ना, तो आपकी कोशिश, मतलब मैं ये नहीं कहता कि यार 20-25 क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस के लिए, आई नेवर से 20-25 क्वेश्चंस करो, तुम 8-10 क्वेश्चंस करो, लेकिन इतनी गहरी अप्रोच से कि ये सारी चीजें इसमें हो रही है। मैं बहरहाल हर बैच में ये बातें बताता हूँ, यूट्यूब पे भी आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे, तो उसमें मैंने तकरीबन यही बातें बताई है। कंपैरिजन जरूरी है सोल्यूशन के साथ, एग्जामिनर कमेंट जरूरी है, मार्किंग प्लान जरूरी है, मार्क्स जरूरी है। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन को करने में 1.25 घंटा लगा है, तो उसको चेक करने में 1.5 घंटा लगना चाहिए। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप कैसे लिख रहे हैं, वो किस तरीके से लिख रहा है, आपने किस पॉइंट पे फोकस किया, उसने किस पॉइंट पे फोकस किया, ये जरूरी है। अब मुझे बताओ, जितने लोगों ने MSc2 दिया है या पहले BM दिया है, कितने लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वाकई इस पूरी अप्रोच से चलते थे कि सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग प्लान, एक एक वर्ड पर गौर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने कहां से शुरू किया, इसने कहां से शुरू किया, कैसे इसने ड्राफ्ट किया हुआ चीजों को, आपने किस तरह से ड्राफ्ट किया। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताएं कि 10 क्वेश्चन भी इस फोकस्ड अप्रोच के साथ किए थे? एनीवन? इतनी डिटेल में नहीं गए ना। ये पेपर केस स्टडी बेस्ड है। अब देखो, केस स्टडी बेस्ड क्या होता है, आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप हैं और आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो अपना पूरा मसला आपको बताएगा, आप उसका मसला सुनेंगे, सोचेंगे, चीजों को लिंक करेंगे और फिर उसके बाद एक मशवरा देंगे। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि हमें एक टॉपिक से आंसर देने की आदत है ना यार। BMS में हमने पढ़ा है, एक टॉपिक से रिलेवेंट एक सवाल आता है तो हमें उस एक टॉपिक में रह के जवाब देने की आदत है। यहाँ पे आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो सर हमें ये सब रिवाइज कौन करवाएगा? आपका भाई करवाएगा। BMS जो अब SPM हो चुका है, इंशाल्लाह मैं वो पढ़ाता हूँ, मैं वो भी रिवाइज करवाऊंगा आपको। BFD पढ़ाता हूँ, BFD भी रिवाइज करवाऊंगा आपको। कैलकुलेशंस में कहीं पे कोई मसला होता है, वो भी आपको जो है करवाएंगे। सबसे बड़ा इशू ये है कि आप चीजों को मिला के प्रेजेंट नहीं कर पाते कि भाई यहाँ पे बोलना क्या चाहिए, यहाँ पे होना क्या चाहिए। आप अगर इसका पासिंग रेशियो देखो तो समर 19 और समर 18 में 40% के ऊपर गया है, बाकी 30-35% के बीच में ही रहता है, 30-35% के बीच में ही रहता है। एक तो वैसे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं जिन्होंने पेपर दिया होता है, वो पीछे BFD और BMS के रोले की वजह से रुके हुए होते हैं, वो क्लियर नहीं होते और आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। सबसे बड़ा मसला ये है, लोग कहते हैं यार 25 क्वेश्चन किए मैंने ICW के, मैंने ICAP के जो है वो 20 क्वेश्चन। अरे भाई, आपने फोकस के साथ किए, आपने उसको किस क्वालिटी पे जाके कंपेयर किया, आपने अपनी अंग्रेजी, अपनी ड्राफ्टिंग की सुधारने की कोशिश की, आपने स्पेसिफिकली वो गलतियां निकाली, आपने अपनी प्रेजेंटेशन और उसकी प्रेजेंटेशन, ईमेल का फॉर्मेट आप कैसे यूज कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं, वो एक अपने सोल्यूशन में कैसे कर रहे हैं, वो एग्जामिनर कमेंट में क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है, वो कितने लेवल ऑफ डिटेल में जा रहा है। एक तो चलो सजेस्टेड सोल्यूशन रूम एनवायरनमेंट में बनता है, वो एग्जाम एनवायरनमेंट नहीं होता, तो वो जरूरत से ज्यादा ही होता है, मैं मानता हूँ। सजेस्टेड सॉल्यूशन में अगर 20 बातें हैं तो आपने अमूमन 20 बातें नहीं लिखनी होती, लेकिन आपने केस स्पेसिफिक बात तो करनी होती है ना कि यार ये कंपनी है, इस कंपनी में शाहरुख कहते हैं सर BFD पास किए 1.5 साल हो गया, होप यू वुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। उसकी तुम टेंशन नहीं लो, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। BFD में वो प्रैक्टिकल एरिया पूछता है, मर्जर एक्विजिशन पूछता है, NPV वगैरह तुमसे निकलवाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करवाता है, लेकिन ये चीजें इंटरप्रेट करनी होती है कि ठीक है यार NPV पॉजिटिव आ गई, नाउ व्हाट कंपनी व्हाट शुड कंसीडर नेक्स्ट नाउ। ठीक है, ये रेशियोज आ गए, इसको जरा ब्रेक करते हैं, इसकी डेप्थ में जाते हैं, देखते हैं यार कौन सा सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेगमेंट नहीं कर रहा है, किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही। अब आप कहेंगे सर इतना सब मैं उस 3.5 घंटे के पीरियड में कैसे कर लूंगा? तो मत करो ना उस 3.5 घंटे के पीरियड में, पहले घर पे करो। जब घर पे कर करके इस चीज की आदी हो जाओगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये पेपर निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा, और BMS की थियरीज यूं याद हो जाएंगी यार, कोई ऐसा मसला ही नहीं है इसके अंदर। आपने एक दफा एक सवाल पे प्रैक्टिकली BCG मैट्रिक्स अप्लाई कर लिया ना, जैसे तुम ड्राइविंग नहीं भूलते, अगर मैं तुम्हें पेपर पे याद कराता लिख के ड्राइविंग, तो आज भूल चुके होते कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपने क्या किया, आपने गाड़ी चला ली एक बार, आपने बाइक राइड कर ली एक बार, बाइक चला ली, गाड़ी चला ली, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसके अंदर बात क्या हो रही है और ये समझाया क्या जा रहा है यहाँ पे। कितने लोगों को ट्रैफिक रूल्स याद हैं? नहीं, बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि फॉलो नहीं करते। कितने लोगों को साइंस के बारे में पता है, जो हाईवे पे सिग्नेचर्स होते हैं ट्रैफिकिंग के? नहीं पता हमें, क्योंकि हम फॉलो नहीं करते। ड्राइविंग क्लासेस अगर आपने कहीं पे प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूट से लिए हो तो वो थ्योरी की क्लासेस रखते हैं, लोग उसमें जाते ही नहीं। जो अप्लाई करते हैं वो याद होता है, गाड़ी चलाई, अप्लाई किया, याद है। इसी तरीके से MSc2 में चीजें याद रखने का या पढ़ने का तरीका क्वेश्चंस को करके आता है, क्वेश्चंस को करके समझना चाहिए इस लेवल ऑफ डिटेल में जाके, कि एक फोकस्ड प्रैक्टिस आदमी कर रहा है यार।
वो लिखता है तो सोल्यूशन की एक लाइन को अपनी लाइन के साथ कंपेयर कर रहा होता है कि यार मैंने क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, चीजों को लिंकेज करके क्रिएट कर रहा होता है, और जो है वो डेप्थ में जाके देख रहा होता है। इब्तिसाम कहती है सर कौन सी बुक्स रेफर करें? देखो बीएफडी के मैं तुम्हें इंशाल्लाह ताला फॉर्मूला बुक अपनी प्रोवाइड कर दूंगा, जितने मेजर फॉर्मूले मेजर मेथड्स हैं वो उसके अंदर आ रहे होंगे। और मैं इंशाल्लाह ताला एसपीएम की एक बुक बना रहा हूँ एसपीएम के स्टूडेंट्स के लिए, पहली दफा ये जो है वो बुक मैं अपनी उसके ऊपर जो है वो ड्राफ्ट कर रहा हूँ, तो उसकी एक समरी बुक इंशाल्लाह तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो समरी बुक के अंदर केस स्टडीज नहीं होंगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सारे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे होंगे। और मेरी क्लासेस के अंदर मैं प्रैक्टिकल सवाल करवाऊंगा, पर क्लास पर क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया, बीएमएस में ये पढ़ा था, बीएफडी में ये पढ़ा था, उसका एक सवाल करा लिया, वैल्यूएशन पे 2 सवाल कर लिए, बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर 1 सवाल कर लिया, पेस्टल के ऊपर 1 कर लिया, 5 फोर्सेस मॉडल पे 1 कर लिया, मार्केटिंग के ऊपर 1 कर लिया, बिग डेटा के ऊपर 1 कर लिया, फिर उसके बाद सप्लाई चेन के इश्यूज पे 1 कर लिया, सेल्स बूस्ट करने पे 1 इशू कर 1 कर लिया, डीमर्जर के ऊपर 1, इस तरह से हर कैटेगरी पे 1 सवाल हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, 1-2 सवाल 1-2 सवाल। साथ साथ उन सवालात में ड्राफ्ट किस तरह करना है, लिखना कैसे है, किस तरह बातचीत होनी चाहिए, क्या तरीका कार हो, प्रेजेंटेशन कैसी हो, किस तरीके से आप ओवरऑल लेके चलें, ये सारी चीजें जो बहरहाल इसके अंदर जो है वो मौजूद होगी। शाहरुख कहते हैं ट्राई सर आल्सो कंफर्म इफ यू बी कंडक्टिंग फिजिकल क्लासेस। भाई फिजिकल क्लासेस में हर बैच में अनाउंस करता हूँ, ऐसा कभी नहीं है कि मैंने अनाउंस नहीं किया। फिजिकल क्लासेस अनाउंस करता हूँ, 1 से 2 क्लासेस के अंदर लोग आते हैं, उसके बाद लोग नहीं आते हैं। ये पिछले 3 बैचेस में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, नहीं आते हैं लोग उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तो ऑफिस से निकलना, फिर सैटरडे संडे वाले दिन क्लास होती है, दूसरी चीजें भी आप कर रहे होते हैं, वो मॉडल बन नहीं पाता। और फिर होता ये है कि यार यहाँ पे जब मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ ना फिजिकली, तो 2 बैठे होते हैं सामने, 20 बैठे होते हैं जूम पे, और जो जूम पे 20 होते हैं ना वो कहते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की थी, सर हमें क्वेश्चन नहीं मिला, सर हमें ये हो गया, हमें वो। तो भाई मैं वन नोट के ऊपर, ये तुम्हारे सामने हैंडराइटिंग का रिजल्ट है, वीडियो का रिजल्ट है, कैमरा में खुला रखता हूँ, हैंडराइटिंग तुम्हारे सामने, एक्सप्लेनेशन, वॉइस क्वालिटी, ऑडियो तुम्हारे सामने। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई जूम पे क्लास ले लूँ, जिन्होंने लेना है लाइव लेके आ लें, लेके आके आके जो है क्लास ले लें, जिन्होंने रिकॉर्डिंग लेनी है उनको रिकॉर्डिंग समझ में आ जाए। फिजिकली क्लासेस में थोड़ा सा टाइम इस एतबार से जाया होता है कि जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए होते हैं उनको चीजें मिल नहीं रही होती प्रॉपर्ली। रुबास कहते हैं सर लॉ टेक्स्ट भी देना है मुझे, तो आप रेकमेंड करेंगे टू रीअटेम्प्ट एमएससी 2 इन जून 22 और डेफर टू दिसंबर 22? यार लॉ टैक्स और एमएससी 2 ये 3 ही पेपर हैं रुबास तुम्हारे, लॉ टैक्स और एमएससी 2 ये 3 है, एमएससी 1 भी है। चलो तो फिर तुम्हारी एक अटेम्प्ट और तुम्हें देनी ही है ना, 4 पेपर तो यहाँ नहीं दे रहे हो, दिन तुम्हारी आर्टिकल्स का बैंड है नवंबर 22 में। ठीक है, तो फिर जब तुम दिसंबर के अटेम्प्ट दे ही रहे हो तो 2-2 करके दे दो, तुम्हारी पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एमएसए 2 और लेट्स से टैक्स इस अटेम्प्ट में दे दो, एमएसए 1 और लॉ नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दो, या एमएसए 1 एमएसए 2 नेक्स्ट में दे दो, और ये इसमें दे दो। अगर हिम्मत बनती है तो 3 दे देना चाहिए, कोई इसमें मुजायका नहीं है। हिम्मत बनती है, लगता है दे पाऊंगा, टाइम दे पाऊंगा, फोकस कर पाऊंगा, क्वालिटी तरीके से क्वेश्चंस कर पाऊंगा, तो आप बेशक ये काम करें। लेकिन अगर नहीं तो फिर बेशक 2 दे दो, 2 बाद में दे देना। थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी ये भी रखनी होती है, खुदा ना खास्ता एक आध रुक गया तो मेरे पास एक अटेम्प्ट और है। अब इसमें अगर 2 दिए और उसमें खुदा ना खास्ता एक रुक गया तो फिर वही 3 हो जाएंगे। तो वो वाली बात के लिए कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत बनती है, कर पाते हो तो 3 दे दो, अभी काफी हद तक जो है उसमें फायदा हो जाएगा। आप लोगों के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? एनीवन? आईसीडब्ल्यू एसीसी की बुक्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इब्तिसाम। देखिए मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। एसबीएल के अंदर, एसबीएम के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको सिनेरियोज मिलेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये मैं इंशाल्लाह ताला खुद करवाऊंगा। जो लोग क्लासेस ले रहे होते हैं, जो लोग क्लासेस ले रहे होते हैं उनको जो है वो बेसिकली बाद में वर्कशॉप का भी मैं एक्सेस देता हूँ। और बस था लास्ट टाइम वर्कशॉप में भी सवालात में करवाता हूँ। तो ये दोनों के सिनेरियोस क्वेश्चंस में यहाँ पे करवाऊंगा। नौशाद कहने से बीएफडी कितना रिवाइज करना है? यार बीएफडी में जो मेजर मेजर एरियाज है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम लोगों को रिवाइज अभी करना नहीं है, तुम लोगों ने खुद रिवाइज करके नहीं बैठना। मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें ये पूरी चीज करवाऊंगा, पूरी चीज करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं। बीएफडी में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी, आईआरआर, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये वो बहुत ज्यादा तरीके से पूछता है, बहुत तरीके से। कैपिटल राशनिंग उसने बहुत कम पूछा है, लीज वर्सेस बोरो उसने कम पूछा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसमें मतलब बड़ा सिनारियो नहीं बनता, एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मर्जर एक्विजिशन, मोस्ट फेवरेट
तुम सबने बीएफडी दिया, मुझे बताओ मर्जर एक्विजिशन समझ आया था? सच्ची सच्ची बात बताना ईमानदारी से, मर्जर एक्विजिशन समझ आया था? कोई एक बंदा भी मुझे यस बोल दे कि सर मुझे मर्जर एक्विजिशन बड़ा अच्छा समझ आया था, और जैसी मुझे ग्रिप एनपीवी पे थी या फॉरेक्स पे थी, ऐसी ग्रिप मुझे मर्जर एक्विजिशन पे थी। थोड़ा सा समझ आया था, शाहरुख कहते हैं यार, इसलिए क्योंकि लोगों ने वैल्यूएशंस में वो टाइम नहीं लगाया होता और प्रैक्टिकली वो चीज़ की नहीं होती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यूएशंस में टाइम लगाया है, और गुडविल वगैरह की मॉडलिंग कैसे होती है, कैसे कंपनीज की वो वैल्यूज निकल रही होती हैं, उसमें टाइम लगाया। तो इंशाल्लाह मर्जर एक्विजिशन के मैं तुम्हें ज्यादातर सवाल करवाऊंगा और खुद रिवाइज करवाऊंगा, खुद रिवाइज करवाऊंगा। इसकी परेशानी तुम टेंशन ना लो कि तुम्हें बीएफडी रिवाइज करना है या तुम्हें बीएमएस रिवाइज करना है, ये मुझ पे छोड़ दो। बीएफडी भी मैंने तुम्हें रिवाइज करवाना है, बीएमएस भी मैंने तुम्हें रिवाइज करवाना है, और सवाल पे अप्लाई कैसे होगा वो भी बताना है। हर सवाल नया होता है, बिल्कुल सही कह रहा है सरमत, हर सवाल नया होता है। हर सवाल की आपने अप्रोच समझनी कि कैसे पास करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला पूरी अप्रोच उस सवाल की स्पेसिफिक्स में होगी। मेरा सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे होगा कि तुम पॉइंटर्स को ड्राफ्ट कैसे करते हो, तुम बात क्या करते हो सवाल में, क्या चीज बताते हो। ये बारे हमारी क्लास को करने का, कंडक्ट करने का तरीका होगा। जिन लोगों ने पहले क्लास ली है वो जानते भी हैं इस चीज के बारे में, और वक्तन फवक्तन ज़ाहिर टीचर भी इंप्रूव करता है। तो जैसे जैसे आपके बैचेस मजीद में कंडक्ट करता जा रहा हूँ, मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ। एसपीएम की जो बुक है उसकी इंशाल्लाह तो एक समरी बुक बना के मैं तुम्हें दे दूंगा। बीएफडी की पूरी किताब है, लेकिन उसमें से जो फॉर्मूला बुक है वो अलग सेगमेंट में इंशाल्लाह ताला तुम्हें दे दूंगा, और सवालात में बहुत सारे तुम्हें क्लास के अंदर करवाऊंगा। फिर वहां पे जाके आपने रटी रटाई अप्रोच पे नहीं चलना, आपने सिनेरियो को सुनना है, पढ़ना है, समझना है, और फिर सिनेरियो स्पेसिफिक बात करनी है। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज दिमाग में है ना, उसकी बेसिस के ऊपर आपने बात करनी है। आपने कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके दोस्त ने आपसे आके कोई मशवरा मांगा और आपने सोचा यार ये मशवरे के बारे में मैंने फला किताब के इस पेज के ऊपर पढ़ा था। आप ऐसे नहीं सोचते। आपके पास जो नॉलेज बेस बना हुआ होता है, आप उस नॉलेज बेस में रहते हुए उसे बताते हैं कि यार तुम्हें यहाँ पे ये करना चाहिए। आपने एक दफा बीएमएस पास कर लिया, बीएफडी पास कर लिया, अब अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा मसला नहीं आना। अब आपके पास रिक्विजिट नॉलेज है, आपको चीजें पता है। अब आप आराम से अपना रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट उठा के उस चीज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। सरमत कहते हैं सर टॉपिक्स बता दें कौन से रिवाइज करें फॉर नेक्स्ट क्लास बीएफडी बीएमएस। अरे भाई तुम नहीं करो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा। हाँ अगर तुम्हें करना ही है एनपीवी आईआरआर सेंसिटिविटी एनालिसिस मर्जर एक्विजिशन, ये बड़ा डिटेल में पूछता है, ठीक है। एट द सेम टाइम वैक की चीज है, बीटा इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये चीजें वो पूछता है, ठीक है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जो हम डिविडेंड वैल्यूएशन और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल देखते थे, ये आता है। और एट द सेम टाइम सीएपीएम आता है। सीएपीएम का सिर्फ रटा रटा है फॉर्मूला, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। पोर्टफोलियो थ्योरी इसने बहुत कम पूछा है, पोर्टफोलियो थ्योरी एमएससी2 में इतना ज्यादा कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पोर्टफोलियो थ्योरी में इंशाल्लाह ताला तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। कभी वो स्टॉक्स के बारे में ऐसी कोई चीज पूछ ले तो आपको उसका आइडिया हो जाए। और फॉरेक्स में जो बहुत ज्यादा जरूर, बहुत ज्यादा यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ना, बहुत ज्यादा क्या यूज होता है, फॉरवर्ड, ठीक है, फ्यूचर्स और मनी मार्केट, मनी मार्केट हेज, ये ज्यादातर पूछता है। ऑप्शंस में इंशाल्लाह ताला तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये इंशाल्लाह मैं रिवाइज करवा दूंगा। कभी वो पूछता है, ये एरियाज हैं बीएफडी के जो टिपिकली पूछता है, लेकिन बीएफडी का रिविजन इज 30%। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिजनेस के फाइनेंस को और बिजनेस के मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट को लिंक कैसे करते हैं। अब देखो ये तुम लोगों के अंदर टेम्पटेशन उठ रही है ना, उतावलापन हो रहा है, सर क्या रिवाइज करें, क्या रिवाइज करें बता दें, क्या रिवाइज करें, क्या रिवाइज करें बता दें। भाई कॉन्सेप्ट तुम्हें आज भी पता होगा, मैं पूछ लूंगा कि किसी का कॉन्सेप्ट तुम आज भी कुछ ना कुछ बता दोगे उसके बारे में, क्योंकि तुमने कोई चीज पढ़ी हुई है। कोई एचआर पॉलिसी पूछ लूं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पूछ लूं, सीएसआर का कॉन्सेप्ट पूछ लूं, आप बता देंगे कि हाँ यार ये चीज है, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें ये मालूम है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सवालात करने हैं, केसेस को समझना है, उनकी डिटेल को समझना है, वहां पे एक आइडिया गैदर करना है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ये इक्वेशन मुझे पता है, मैं मानता हूं कि भाई इस तरह से के ही निकलता है, कॉस्ट ऑफ के ही कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन फिर सवाल में मैंने ये नहीं लिखा, अपने आंसर में ये नहीं लिखा कि भाई ये प्योर एस्टिमेट है, कंपनी वैक को इससे कैलकुलेट तो कर रही है, लेकिन एक दफा देख ले, ये जो वॉलिटिलिटी होती है बीटा की, वॉलिटिलिटी होती है बीटा की, ये एक एस्टिमेटेड नंबर होता है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, रिस्क एडजस्टेड वैक कब यूज होता है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब यूज होता है? जी भाई याद आ रहा है किसी को, एनीवन?
रिस्क एडजस्टेड वैक कब यूज करते हैं और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब यूज करते हैं? सर रिस्क एडजस्टेड वैक वहां यूज होता है जहां आपका बिजनेस चेंज हो रहा हो, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिजनेस चेंज नहीं हो रहा, फाइनेंशियल रिस्क में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो बहरहाल वहां पे जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। नई इंडस्ट्री में जब जा रहे हो, अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को पिक कर लेते हैं, बिल्कुल पिक कर लेते हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड वैक को कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई एस्टिमेटेड नंबर है जैसे बीटा इक्विटी, तो उसको आप वहां पे डिफाइन कर दें कि भाई मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये एस्टिमेट लिया हुआ है और इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेना चाहिए, इंडस्ट्री में कोई और एस्टिमेट तो प्रिवेलेंट नहीं है। ये वो एडिशनल बातें हैं जो केस स्पेसिफिक हैं, जो केस पे अप्लाई होंगी। अब बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह ताला हम जब क्वेश्चंस को करेंगे, तो क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आपको बड़ा प्रैक्टिकली वो चीज समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला फिर नहीं होगा। उस इंडस्ट्री को समझना, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन को समझना, ये प्रोडक्ट ग्रोथ की तरफ जा रहा है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, कंपनी को नई मार्केट की तरफ जाना चाहिए, नए प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सवालात को करके आएंगी। अब बाज दफा स्टूडेंट्स लिख के आ जाते हैं जी मार्केटिंग करो मार्केटिंग करो मार्केटिंग करो, मसला प्रोडक्ट में होता है। कितना मार्केटिंग कर लेंगे भाई, IQSF लाख अपने पैम्फलेट्स लगा ले, पोस्टर्स लगा ले, स्पॉन्सर्ड ऐड चला ले, लेकिन अगर मुजम्मिल मुनाफ सही नहीं पढ़ाता तो स्टूडेंट नहीं आएगा। चलो एक बैच में वो गलती करके आ भी जाएगा, उसको 2 महीने में आइडिया हो जाएगा भाई ये टीचर फाड़ेगा, इसको पढ़ाना नहीं आता, वो नहीं रुकेगा। तो कभी प्रोडक्ट पे फोकस करना होता है, कभी मार्केटिंग पे फोकस करना होता है। शाहरुख कहते हैं सर आई हैव हर्ड कि ICW के पास कर लो तो इट वुड बी सफिशिएंट, हम यहाँ क्लास में क्या क्या कवर करेंगे, बेसिकली आस्किंग किस तरीके से प्रेपरेशन करेंगे। देखो रिवीजन तुम्हारा मैं तरीका बता देता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ICW के क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होते हैं, मैं भी करवाता हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें भी करवाऊंगा। अच्छा अब मेरी बात सुनना है, यहाँ पे मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक सजेशन भी चाहूंगा और तुम्हें बताता भी हूँ। देखो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं ICAP के वो पास पेपर्स जो मैंने पिछले बैच वालों को करवाए वो तुम्हें भी करवा दूं, ठीक है ना, और ICW के क्वेश्चंस करवा दूं, ICAP के क्वेश्चंस करवा दूं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आज तक मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे मेरे पास अवेलेबल है, ये सब मैं पोर्टल पे तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दूं इस बैच में, और फिर हर क्लास में हम नया क्वेश्चन करें। यानी आज तक जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं वो तो करें ही करें, वो तो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल भी हो, और फिर नए क्वेश्चंस पे फोकस करें। ऐसे करना चाहिए, या जो ICAP के पास पेपर्स मैंने करवाए हैं 7 8 10, मैंने तकरीबन 16 17 क्वेश्चन जो है वो ICAP के करवा चुका हूँ, या कह लो 13 14 क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। वो 13 14 की डिपॉजिटरी अवेलेबल है मेरे पास, अवेलेबल है, वो मैंने करवाए हुए हैं। तो आप बोले तो मैं आपको वो चीज भी अवेलेबल कर दूं और फिर नए क्वेश्चन हम करते चले जाएं। ICW की डिपॉजिटरी मेरे पास 8 से 10 क्वेश्चन की है, हम उसके अलावा नए वाले भी क्वेश्चन जो है वो करें। ऐसा ऐसा करना चाहिए। चलो एक तो ये तुम्हारा ओपिनियन हो गया, तो ये एक तरीका होगा। हम हर क्लास के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, एक नया सवाल करेंगे, वो ड्राफ्ट कैसे होना चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हम वहां पे जो है वो मेंशन करेंगे, और फिर करके जो है वो काम करेंगे। ICW के क्वेश्चंस भी होंगे, ACC SBL के क्वेश्चंस भी होंगे, मैं SPM के लिए रेफर करता ही हूँ इनको, और वहां पे क्लास में करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र SPM में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक एक 2 2 पेज वाले। वही चीज हम इंशाल्लाह MSc2 के अंदर भी कंडक्ट करेंगे, लेकिन MSc2 में जो हमारा फोकस लेवल होगा वो ज्यादा होगा। SPM में इट्स मोर फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। एक बात, अच्छा दूसरी बात तुम लोगों से पूछनी थी कि मैं BFD भी पढ़ाता हूँ, SPM भी पढ़ाता हूँ, तो मैं इन दोनों क्लास टाइमिंग्स में तो MSc2 ले नहीं सकता। अगर मैं MSc2 लेता हूं तो या तो वो FFR की टाइमिंग होती है, या वो एडवांस ऑडिट की टाइमिंग होती है, एडवांस टैक्स की टाइमिंग होती है। तुम लोगों का क्लैश किसके साथ है? FFR के साथ तुम लोगों का क्लैश नहीं होगा मेरा ख्याल है। FFR के साथ क्लैश है किसी का? FFR की टाइमिंग्स में अगर हम MSc2 लगा लें, हाँ MS1 और MSc2 का तो लॉजिकल नहीं होना चाहिए, सही कह रहे हो। चलो FFR वाला कोई भी नहीं है ना, तो कोशिश करते हैं कि अब FFR के साथ तुम लोगों की क्लासेस लगाएं, क्योंकि BFD और SPM तुम लोगों का क्लियर है, उस टाइम पे क्लास लग सकती है, लेकिन वो नेचुरली मैं ही पढ़ाता हूँ, तो उसमें एक नेचुरल क्लैश है, नेचुरल क्लैश है कि वहां पे जो है वो मसला आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना, चीजों को रिवाइज करना, ये सब तुम टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वही चीज, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से अल्लाह का शुक्र ताल्लुक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट MSc2 पढ़ाने आ रहा हूँ, तो उसकी थ्योरी भी बता दूंगा, उसमें हम क्या करते थे, बीटा इक्विटी का कंपोनेंट क्या था, CAPM में क्या चीज आती थी, कोरिलेशन कोवेरिएंस किसको कहते थे, 2 स्टॉक पोर्टफोलियो 3 स्टॉक क्या होता था, 1 स्टॉक में क्या करते थे, डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर BMS के अंदर
एट द सेम टाइम एचआर की पॉलिसीज कैसी थी, सप्लाई चेन की क्या थी, मार्केटिंग में क्या होता था, सीएसआर किसको कहते थे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का फैक्टर कहाँ आता है, ग्रोथ किसको कहते हैं, स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मिशन विजन क्या होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला तुम लोगों को मैं करवा दूंगा। क्वेश्चंस भी रिवाइज करवा दूंगा। लास्ट बैच में अगर तुम लोगों ने देखा हो तो फेसबुक के ऊपर भी वो वीडियो है, यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड की है। मैंने 3-3.5 घंटे का एक जो लेक्चर दिया था। अगर वो कॉपी वगैरह का टाइम निकाल दो, जो स्टूडेंट्स के सवालात का टाइम निकाल दो, तो 2.5 घंटे का वो लेक्चर तकरीबन बनता है। वो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा बीएमएस उसमें रिवाइज करवाया था। और वो बीएमएस रिवाइज करवाते वक्त एग्जाम्पल्स को ये मतलब डॉलमेन कंपनी और डोनाल्ड कंपनी नहीं थी, एग्जाम्पल्स थी होंडा कार, पीएसएमसी, लकी सीमेंट, आगा स्टील, मुगल स्टील, अमरेली, ये सारी कंपनीज थी, यूनिटी फूड्स वगैरह, जिसको मैं पढ़ता हूँ डे इन डे आउट। ये सारी एग्जांपल्स मैंने अप्लाई करके बताया था कि देखो फला कंपनी करिए, फूड पांडा, मंचीज, फिर आपका सेवियर और इस तरीके से दूसरे स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन सब के बारे में उसके अंदर बात की थी और पूरा बिजनेस मैनेजमेंट रिवाइज करवाया था। मेरे पास एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर वो क्लास बड़ी इफेक्टिव थी, पूरा बीएमएस हमारा रिवाइज हो गया, हमने एमएसए2 की क्वेश्चंस तो पढ़े ही थे, मतलब किए थे, लेकिन आपसे क्लासेस नहीं ली थी तो ये चीज रिवाइज नहीं हुई थी, आपने ओपन फॉर ऑल सेशन रखा तो वो रिवाइज हो गया। तो वो जाके तुम लोग देख सकते हो अगर तुम्हें बीएमएस की रिवीजन में कोई मसला आता है। मोटे मोटे सारे टॉपिक्स उसके अंदर है। अगर तुम्हें लगता है बीएमएस रिवाइज करने में कोई इशू है, वो देख लो वीडियो, वरना मुझ पे छोड़ दो, मैं इंशाल्लाह ताला रिवाइज भी करवाऊंगा और उसकी समरी बुक भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो एसपीएम की समरी बुक, बीएफडी की समरी बुक, ये दोनों मिला के तुम्हें एक बुक इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। कोशिश करूंगा दोनों को कंबाइन ही कर दूं, एमएसए2 का उस पर हेडर बना लेंगे और कंबाइन कर लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त देना, थोड़ा सा वक्त देना। अभी मैं बीएफडी और एसपीएम की किताबों के ऊपर काम कर रहा हूँ, जनवरी का एंड इसमें लग जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं फरवरी तक ये चीज जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस अभी सवालात को करने पे होना चाहिए। समरी से अभी कोई सरोकार नहीं, समरी जब तुम पूरी प्रिपरेशन कर चुके होगे तब तुम्हें काम आएगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें फरवरी या बहुत हुआ मार्च फर्स्ट वीक में ये मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरी तरफ से 1 महीने का टाइम तुम्हें मुझे देना होगा। पुराने जितने सवाल आते हैं उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए, वैल्यू क्वेश्चंस, वो मैं पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। पोर्टल पे इस दफा क्वेश्चंस मैं खुद अपलोड करूंगा, सारा कंट्रोल मेरे पास होगा, तो कोई टेंशन आपको ये लेने की जरूरत नहीं है कि इस लेक्चर की डेट क्या थी, इसका नाम क्या है, सर ने इसमें क्या करवाया है, ये कौन सा एरिया कवर करता है, वो आप मुझ पर छोड़ दें। पोर्टल में अपने हाथ से क्वेश्चन जो अपलोड कर रहा हूँ अब, और आपको जो है इंशाल्लाह उस पर कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगा। क्लासेस हमारी वीकेंड्स पे होंगी, सैटरडे और संडे मोस्ट लाइकली। 2 क्लासेस होंगी, लेकिन आवर्स उसके ज्यादा होंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस वगैरह को जो है वो कर सकें और इसको जो है वो ओवरऑल लेवल पे कैरी आउट कर सकें। फिर हमें जरूरत पड़ेगी हम वीकडे में एक और क्लास रख देंगे, जब जिस दिन एफएफआर की क्लास होती है उस दिन आपकी एमएससी की क्लास रात में लग जाएगी, कंफर्टेबली एट अ टाइम ऑफ लाइक 8 बजे 7:30 बजे, ताकि आप रात में इसको क्लास जो है वो ले सकें। इसके अलावा प्रैक्टिस आपकी इंशाल्लाह ताला ड्राफ्टिंग वगैरह की मैं क्लास में ही करवाऊंगा, समरी प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर हम कोशिश करके, लास्ट बैच में ये चीज रह गई थी मेरी कुछ ऑक्यूपेंसी की वजह से, और मैं बस नया नया मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया था तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन इस दफा आप इंशाल्लाह ताला अब आपका मॉक भी हम कंडक्ट कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। एक आध सवाल मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बीच में दूंगा, उसको घर पे मॉक की तरह करना, और फिर एक यहाँ पे फिजिकली आईक्यू में भी हम इंशाल्लाह ताला इसका मॉक कंडक्ट कर लेंगे, और फिर सोल्यूशन आपको चेक करवा के इसकी कॉपी वगैरह जो है वो मिल जाएगी, या आपको कमेंट्स वगैरह उसके हवाले से जो है वो मिल जाएंगे। और कोई सवाल किसी का, भाई किसी का सवाल मैंने मिस कर दिया हो, एनीवन? अप्रोच के हवाले से, चीजों के हवाले से, हाउ टू अटेम्प्ट? Sir, I've audited and failed in law in MSA 1. I have studied and failed in law in MSA 1 and attempting MSA 2 in tax first time in this attempt. Do you recommend giving all 4 together? नहीं, all 4 together नहीं। ये 4 का मैं recommend नहीं करूंगा आपको, 3 आप बेशक दे दें, 3 आप बेशक दे दें। MSA 1, MSA 2 and tax, it's a good option. MSA 1, MSA 2 tax ये जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर लॉ साथ में ना दें। लॉ बड़ा है, ओपन बुक है लेकिन बड़ा है, उसकी कवरेज बड़ी है। सर अली कहते हैं सर लेक्चर टाइमिंग यार 2.5 से 2.5 घंटे की क्लास में लगाता हूँ, उसमें 15 मिनट का ब्रेक होता है, 2-2.25 घंटे की क्लास चलती है, ठीक है। हसीब कहते हैं सर एसपीएम में बीएमएस से कितना चेंज आया होगा? यार काफी चेंज आ गया है। एसपीएम में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ गई है, रेशियो एनालिसिस आ गया है। एसपीएम में वेंचर कैपिटलिस्ट और उसका वेंचर स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, बिजनेस ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया है, 5 V's ऑफ बिग डेटा आ गया है, काफी काफी चेंज एसपीएम के अंदर आ गया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उससे फायदा हो जाएगा। अच्छा एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों से कि सर हमारी क्लासेस कब एंड होंगी? अप्रैल में एंड होंगी, ये मैं आज बता दूं वंस एंड फॉर ऑल। तुम्हारी क्लासेस अभी शुरू हो रही है, जनवरी ऑलमोस्ट एंड हो गया है, प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू होंगी, फरवरी लग जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने तुम्हारी क्लासेस चलेंगी। इन 3 महीने में अगर एक महीने के अंदर हमारी 8 क्लासेस हो रही है तो 3 महीने में 24 क्लासेस हो जाएंगी, और हम 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे नए। इसके अलावा पोर्टल पे तुम्हारे तकरीबन 15, 20, 25 क्वेश्चन जो है आ रहे होंगे, वो दोनों को मिला लो, तुम्हारी एक अच्छी इन्वेंट्री डेवलप हो जाएगी क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, हमने लिखना है, चीजों को कनेक्ट करना है,
कंपनीज पे बात करनी है, चीजों को कनेक्ट करके मौजूद करके लिखना है। इब्तिसाम कहती है सर MSA 1 MSA 2 एंड लॉ रह गए हैं ओनली फॉर क्वालिफाइंग। अच्छा एक एक करके चलिएगा, एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं तो आप अपना क्वेश्चन अभी होल्ड कीजिएगा। सर MSA 1 MSA 2 लॉ रह गए हैं ओनली फॉर क्वालिफाइंग टाइम, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैनेज हो सकते हैं तीनों सब्जेक्ट्स। इब्तिसाम आपकी आर्टिकल्स में कितना टाइम है? आपकी आर्टिकल्स में कितना टाइम है? कंप्लीट हो गई हैं? अच्छा अगर देखें कंप्लीट हो गई हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप क्वालिफाई करें, लेकिन ये कोई गिवन रूल नहीं है, अपने आप को असेस करो। देखो MSA 1 MSA 2 स्टार्ट करो, देखो मैनेज हो पा रहा है, कर पा रही हैं, अगर टाइम बच रहा है तो फिर आप लॉ उठा लें, फिर आप लॉ उठा लें। या MSA 2 और सॉरी MSA 1 और लॉ अगर आपको पिक करना है तो आप वो पहले पिक करके देख लें कि यार MSA 2 के लिए टाइम बच रहा है नहीं बच रहा। कोशिश करें एक महीना इवेल्युएट करें अपने आप को, फिर उसके बाद अगला पेपर उठा लीजिएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, एक महीने की क्लासेस अगर आप नहीं भी किसी की ले पाती उसकी रिकॉर्डिंग डेवलप होगी, तो आपको टाइम मिल रहा है, आपका स्केड्यूल आपको इजाजत दे रहा है तो आप 3 पेपर दें, अच्छी बात है। अगर आर्टिकल्स नहीं एंड हुई होती और रिटन बची होती तो मैं कहता भाई 2 दे दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अब आप 3 पेपर की कोशिश करें, अगर हो पाता है, नहीं हो पाता तो 2 देने। जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर कोई अपने टाइम पे क्लियर करता है, क्वालिफाई करता है। मेरा BMS तीसरी अटेम्प्ट में निकला था, आपके भाई का भी BMS तीसरी अटेम्प्ट में निकला था। मैं उसको निगलेक्टेड रखता था, टोटल फाइनल मेरे 3 अटेम्प्ट में निकला। पहली अटेम्प्ट में के 4 पेपर दिए थे, 3 निकले, फिर एक मिला के F5 दिए, 2 निकले, फिर 3 दिए, तीन दिए, तीनों निकल गए। तो ये है कि आप अपनी तबीयत को असेस करें, अपने मिजाज को असेस करें। मैंने भी जज्बात में आके 5 पेपर दिए थे, निकले सिर्फ 2, BFD निकला और उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था मैक पोर्शन, वो निकला। अच्छा मुहद्दिसा कहती हैं सर अगर 3 ही पेपर्स हैं, लॉ टैक्स एंड MSA 2, तो साथ दे सकते हैं तीनों? हाँ देखो अगर MSA 1 नहीं है ना, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट MSA 1, इट्स लॉ एंड टैक्स एंड MSA 2, ये अचीवेबल है, दिया जा सकता है। क्योंकि लॉ आपका टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन MSA 1 जितना टाइम लेगा टैक्स इंशाल्लाह उतना टाइम नहीं लेगा, टैक्स इंशाल्लाह उतना टाइम नहीं लेगा। और टैक्स की रेलेवेंस भी है MSA 2 के साथ, तो डन है, ये 3 हो सकते हैं। MSA 1 MSA 2 जब ये 2 मिल जाते हैं ना तो अपने आप में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ऑडिट भी हो गया, AAFR भी हो गया, BFD भी हो गया, SPM भी हो गया, 4 तो हो गए। अब आप उसमें लॉ और टैक्स भी साथ देंगे तो पूरा CFAP ही तो दे रहे हैं आप दोबारा। तो ये थोड़ा सा होले होले चलना होता है यहाँ पे। और कोई सवाल भाई किसी का? एनीवन? हमने पेपर के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में, पासिंग रेशो के बारे में, क्लासेस किस तरह कंडक्ट होगी इसके बारे में, इन सारी चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस कर लिया। और कोई सवाल भाई? एनीवन? अच्छा देखो मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, कोशिश करूंगा, कोशिश मेरी होगी कि अगर एक सवाल हमने किया है ना और उसके 4 पार्ट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के 4 पार्ट्स अलग अलग अपलोड करूं। पार्ट 1 में सप्लाई चेन की बात है, पार्ट 2 में NPV की बात है, पार्ट 3 में मर्जर एक्विजिशन की बात है, पार्ट 4 में फॉरेक्स की बात है। आपको चारों डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहे होंगे। एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ NPV वाला पोर्शन देखना, आप क्लिक करो, वीडियो प्ले करो, आपको NPV समझ आ जाएगी। ऐसा करें या पूरा क्वेश्चन एक साथ अपलोड करें? मैं करूंगा ये कि जब क्लासेस ले रहा हूँ ना तो वो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा जब हम एक रिक्वायरमेंट कर लेंगे। इस तरह मेरे पास एक सवाल, एक एक रिकॉर्डिंग जो है वो 4 पार्ट्स में टूट जाएगी, हम 4 पार्ट्स में उसको अपलोड कर देंगे। जब आपको एग्जाम के टाइम पे रेफर करना होगा, आप सिर्फ उस एरिया पर जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे और जो है वो आपको अलग अलग सब चीज जो है वो नजर आ रही होगी। और एक्सेल में एक इंडेक्स बना दूंगा कि यार कौन कौन से पार्ट्स। FR कहते हैं सर MSA 2 एंड ऑडिट कैन बी अटेम्प्टेड साइमल्टेनियसली। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। MSA 2 और ऑडिट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, 2 पेपर है, आराम से मैनेज हो जाएगा। चलो पार्ट्स वाला सीन सही है, पार्ट्स वाले सीन में इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे, आप BFD पे जाके देख सकते हैं। मैं चलो बैठा हुआ हूं तो तुम्हें दिखा देता हूँ, BFD में मैं यही कर रहा हूँ। सीक्वेंस आपको मैं दिखा देता हूँ जिस तरह मैं कह रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा BFD का पोर्टल है, इसमें मैं क्लासेस खुद अपलोड करता हूँ। अब ये 66 लेक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, तो ये 66 नहीं है, ये लेक्चर क्लासेस कम हुई है लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया है। अब जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वैक, तो इलस्ट्रेशंस ऑफ वैक अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ अलग है, इसकी इलस्ट्रेशन अलग है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेट अलग है, इसकी इलस्ट्रेशन अलग है। सवालात को अलग किया है, कॉन्सेप्ट को अलग किया है। अब किसी को एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, 20 मिनट की वीडियो है, प्ले कर लो। ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, 16 मिनट, 16 मिनट की वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा जो BFD की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है ना, ये तुम्हारे MSA 2 के पोर्टल पे डाल दो। कॉन्सेप्चुअल वीडियो जाके 15 मिनट की, 16 मिनट की वीडियो देखोगे, याद आ जाएगा यार इस कॉन्सेप्ट में था क्या। यही वीडियो मेरे पास है, फाइल तो उसकी लैपटॉप में पड़ी हुई है, मैं इंशाल्लाह MSA 2 की डिपॉजिटरी में इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा। अभी जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका कॉन्सेप्ट अलग 24 मिनट का,
और इसकी इलस्ट्रेशन अलग 31 मिनट की। तो ये क्लास तो 1.5 घंटे की थी, कॉपी वॉपी का टाइम निकाल दो, सवालात का टाइम निकाल दो, 1 घंटे की बची। उस 1 घंटे की क्लास को भी 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिया। फिर यहाँ आ जाए CAPM। अब ये कॉन्सेप्ट है CAPM का, 40 मिनट का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। चाहो इसको रिवाइज कर लो, तुम्हें CAPM पूरा याद आ जाएगा कैसे होता है। फिर इसी तरीके से पोर्टफोलियो थ्योरी में आ जाए, ये देखो सिस्टमैटिक रिस्क का एक अलग लेक्चर आ रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क के क्वेश्चंस का अलग आ रहा है। तुम्हें क्वेश्चन तो करना नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिस्टमैटिक रिस्क खोला, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो समरी बुक के साथ ये वाली चीज भी होती है जो हम कर सकते हैं। ये आसान आसान चीजें, एक अपलोड का बटन दबाना है, कोई बहुत लंबा काम नहीं है। 1.5-2 घंटे लगेंगे, 10-12 वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। चलो यार, कॉन्सेप्ट्स की डिपॉजिटरी बन गई। लेकिन ज़ाहिर है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो जैसे जैसे लेता जाऊंगा वैसे वैसे वीडियोस जमा होती जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसको MSA 2 में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और MSA 2 के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं उनको मैं अच्छे, जो इसमें गुड क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, उनको वैसे ही अपलोड करवा दूंगा। और कोई सवाल किसी का भाई? एनीवन? आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट आ गया होगा कि भाई ये कोई इम्पॉसिबल पेपर नहीं है, किया जा सकता है, बस एक बेहतर अप्रोच की जरूरत है। देखो 2 अप्रोचेस है ना, एक है दीवार को बिल्डोजर से गिराना, एक है धक्का मार के गिराना। जिंदगी भर धक्का देते रहोगे नहीं गिरेगी, बिल्डोजर से गिराओगे 10 मिनट में गिर जाएगी। तो ये अप्रोच की बात होती है। मैंने कील ठोकनी है, हाथ से ठोकूंगा तो हाथ से खून निकलेगा, हथौड़े से मारूंगा फौरन चली जाएगी। तो इसी तरीके से MSA 2 में भी अप्रोच है। आप बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बात आप रेलिवेंट नहीं कर रहे, केस स्पेसिफिक नहीं कर रहे, चीजों को लिंक नहीं कर रहे, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, यू वोंट क्लियर द पेपर। इंशाल्लाह आपकी अप्रोच वगैरह सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। कमिंग वीकेंड से, कल संडे को नहीं, कमिंग वीकेंड से हमारी इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट होंगी। टाइम टेबल वगैरह टाइमिंग्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में आप रजिस्टर करवा लें, रिविजन की टेंशन ना लें, वो भाई पर छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो हमारी सारी बातें मुकम्मल अगर हो गई हैं तो हम यहाँ पे कंक्लूड करें आज के अपने सेशन को। जी शाहरुख, किसी का नंबर दे दें यार, मेरा नंबर मैं चैट पे लिख रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना, यहाँ के रेलिवेंट स्टाफ का जिसका नंबर तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। अपना फीडबैक भी मुझे जरूर देना ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, और कोई चीज पूछनी है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर देना। ये मेरा नंबर है, बस व्हाट्सएप करके थोड़ा वेट करना, क्वेश्चन मार्क्स मत भेजना। गरीब आदमी 2-4 कामों में होता है और एक अदद फैमिली भी है मेरी, तो कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ये रुबास सोहेल जो है मेरे साथ कैफ के जमाने से, इसने कैफ में पढ़ा था मुझसे, तो ये जानता है कि मैं क्वेरीज को छोड़ता नहीं हूँ, इंशाल्लाह जवाब दे देता हूँ। इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा यार, टेंशन नहीं है, चलो कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में अब अपना प्रोसेस जो है वो करवा लो, हम अगले वीकेंड से इंशाल्लाह क्लासेस लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।